हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इवेंट्स आफ्टर पॉलिनेशन, यानी परागण पश्चात होने वाली घटनाएं। इसके अंतर्गत वे सभी घटनाएं शामिल हैं जो पॉलिनेशन के बाद और फर्टिलाइजेशन के पहले होती हैं। इसके अंतर्गत कुछ ऐसी भी घटनाएं आएंगी जिसको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उनका थोड़ा सा और डिटेलिंग यहां पे हो जाएगा। ठीक, तो इसके अंतर्गत सबसे पहली जो घटना होती है वो है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। हिंदी हो जाएगा पराग स्त्री केसर संकर्षण। इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। जैसे जब परागण होता है यानी पॉलिनेशन होता है, तो उसके अंतर्गत क्या है कि पॉलन ग्रेन यानी पराग कण स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर स्थानांतरित होना ही परागण है या पॉलिनेशन है। क्लियर? ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि सही प्रजाति के ही पॉलन ग्रेन यानी योग्य पॉलन ग्रेन ही स्टिग्मा पर पहुंचे, ये जरूरी नहीं है। गलत प्रजाति के या कह सकते हैं अयोग्य पॉलन ग्रेन भी स्टिग्मा पर पहुंच सकते हैं परागण के फलस्वरूप। क्लियर? तो अब क्या है कि इसके पश्चात जब पराग कण स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, तो स्टिग्मा वास्तव में किसका हिस्सा है? पिस्टिल का या स्त्री केसर का। तो स्त्री केसर में या पिस्टिल में ये क्षमता होती है कि वो योग्य और अयोग्य पॉलन ग्रेन में फर्क कर सकता है, यानी कि उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो योग्य पॉलन ग्रेन की पहचान करके उसको एक्सेप्ट कर लेगा और जो अयोग्य पॉलन ग्रेन है उसको रिजेक्ट करने की क्षमता उसके अंदर होती है। तो वही यहां लिखा गया है कि पिस्टिल द्वारा यानी स्त्री केसर द्वारा योग्य पॉलन ग्रेन की पहचान करना यह संभव हो पाता है कब? जब पॉलन यानी कि पराग कण पिस्टिल के संपर्क में आता है। और पिस्टिल के संपर्क में कैसे आएगा? जब वो स्टिग्मा पे जाता है, तो स्टिग्मा वास्तव में पिस्टिल का ही भाग है। ठीक, तो जब वो पिस्टिल के स्टिग्मा वाले हिस्से पर पहुंचता है, तो उसी समय उसका आइडेंटिफिकेशन होता है किसके द्वारा? पिस्टिल के द्वारा, कि ये सही प्रजाति का पॉलन ग्रेन है कि नहीं, यानी ये योग्य पॉलन ग्रेन है कि नहीं। तो वहीं पे पहचान होती है और वहीं पर अगर योग्य पॉलन ग्रेन है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नहीं तो अयोग्य पॉलन ग्रेन है या गलत प्रजाति का है तो क्या करते हैं, उसको वहीं पे रिजेक्शन हो जाता है। किसके द्वारा? पिस्टिल के द्वारा। ठीक, तो सबसे पहली जो घटना है वो क्या है कि पिस्टिल द्वारा योग्य पॉलन ग्रेन की पहचान, ये पहली घटना है। कब होती है? जब पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन होता है, जब पॉलन ग्रेन पिस्टिल के स्टिग्मा वाले हिस्से से इंटरैक्ट होता है, तब यह घटना होती है। ठीक, अब क्या है कि यदि वो पॉलन ग्रेन योग्य है यानी सही प्रजाति का है और योग्य पॉलन ग्रेन है, तो उसके बाद क्या करता है, पिस्टिल का स्टिग्मा वाला हिस्सा उसको एक्सेप्ट करता है और ये स्टेप तब शुरू होता है। यानी क्या होता है कि स्टिग्मा द्वारा वाटर एंड न्यूट्रिटिव मटेरियल का स्राव यानी कि सिक्रीशन होता है। जब वो पिस्टिल को ये पता चल जाता है कि जो पॉलन ग्रेन आया है स्टिग्मा के ऊपर वो सही प्रजाति का है यानी योग्य पॉलन ग्रेन है, कंपैटिबल पॉलन ग्रेन है, उस समय क्या होता है तब जाकर के कि स्टिग्मा द्वारा वाटर यानी H2O और पोषक तत्वों का स्राव होता है। जिसके बाद क्या होता है? जिसके बाद वो पॉलन ग्रेन उस वाटर और न्यूट्रिटिव मटेरियल को सोख लेता है यानी कि अवशोषित कर लेता है। और अवशोषण के फलस्वरूप क्या होगा कि उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म में ज्यों-ज्यों वाटर और न्यूट्रिटिव मटेरियल को अवशोषित करेगा, सोखेगा, तो वो स्वेल करेगा यानी फूल जाएगा। तो जब फूल जाएगा तो ये हम लोग इसमें देखे थे, यानी कि कह सकते हैं कि ये तीनों जो इवेंट्स हैं इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन यहां पे थोड़ी सी और डिटेलिंग हो रही है इसके साथ जब हम लोग पढ़ रहे हैं तब। ठीक, तो क्या है कि वो वाटर और न्यूट्रिटिव मटेरियल को सोख लेता है पॉलन ग्रेन पराग कण, और उसके बाद क्या होता है, जब सोख लेता है तो फूल जाएगा, अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसका फूलेगा यानी कि स्वेल करेगा, और स्वेल करेगा तो बाहरी दीवारों पे दबाव पड़ेगा। ठीक, बाहरी दीवारों पे दबाव पड़ेगा। तो ये हम लोग पहले उसकी संरचना में देख चुके हैं। जो बाहरी आवरण है पॉलन ग्रेन का वो क्या है? एक्साइन है,
अंदर का जो आवरण है इंटाइन है, और जगह जगह पे जर्म पोर है, और जर्म पोर ही वो जगह है जहां पे एंजाइम का लेयर नहीं होता है। ठीक, तो अब जब क्या है कि वो सोख करके फूलना शुरू करेगा, स्वेल करेगा, बाहरी दीवारों पे दबाव बनाएगा बाहर की ओर, तो और कहीं से तो बाहर निकल नहीं पाएगा वो, क्योंकि चारों तरफ जो एंजाइम का लेयर है वो बहुत ही रिजिड होता है, कठोर होता है और मोटा होता है, मजबूत होता है। लेकिन जो जर्म पोर है यानी कि जो जनन छिद्र है वहां पर एंजाइम का लेयर नहीं है, तो यानी कि उसी जर्म पोर से होते हुए उसका दबाव बाहर आएगा, यानी कि एक ट्यूब जैसी संरचना का निर्माण होकर के वो बाहर निकल आएगा। ठीक, जिसको क्या कहेंगे, पॉलन ट्यूब कहेंगे। यानी कि अब तीसरे स्टेप में उसका क्या हो रहा है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा हो रहा है। कैसे हो रहा है कि ये वाटर और न्यूट्रिटिव मटेरियल को सोख करके वो फूल रहा है, और फूल करके बाहरी दीवारों पर दबाव बना रहा है, जिसके फलस्वरूप एंजाइम से होते हुए तो नहीं बाहर जा रहा है, लेकिन जर्म पोर जहां पे एंजाइम का लेयर नहीं है वहां से होते हुए एक पाइप जैसी संरचना बना के वो बाहर निकल रहा है। तो उसी को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। और जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन में होता है वास्तव क्या, पॉलन ट्यूब क्या होता है, जर्म पोर से बाहर निकलता है। क्लियर, यानी कि पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, सीधा सा है। ठीक, ये हम लोग किस में देख चुके हैं, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन में ऑलरेडी देख चुके हैं। यहां पे थोड़ी सी और डिटेलिंग हो रही है इसकी। ठीक, अब क्या है, जब ये पॉलन ट्यूब बाहर निकल के आएगा, बाहर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, तो इस जर्मिनेशन के अंतर्गत एक और घटना होती है। क्या घटना होती है वो समझिए, कि जब पॉलन ग्रेन परागण द्वारा पहुंच आया है कहां, स्टिग्मा पर, उस समय तक वो किस रूप में आ गया है, उस समय तक वो टू सेल्ड स्ट्रक्चर में आ गया है, यानी कि दो कोशिकीय संरचना में आया है बाहर। कैसे कि जब वो एंथर के अंदर था तो मैक्सिमम यही होता है कि एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन के अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका न्यूक्लियस बट करके दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसका नाम है ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल। ठीक, ट्यूब सेल बड़ा है और जनरेटिव सेल छोटा है, तो ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल के रूप में परागण होकर के आया है कौन सा, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर। ठीक, और जब जर्मिनेशन होता है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर, तो होता है क्या, एक तो पॉलन ट्यूब बनकर के बाहर निकलता है, जो होता है किसके फलस्वरूप, वाटर और न्यूट्रिटिव मटेरियल के सोखने और स्वेल करने के फलस्वरूप। और दूसरा परिवर्तन क्या होता है कि वो जो जनरेटिव सेल है किसके अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर, उसमें माइटोसिस होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो मेल गैमेट का निर्माण होता है, और वो दोनों मेल गैमेट भी इसी पॉलन ट्यूब में बाहर आ जाते हैं। ठीक, और तो और ज्यों-ज्यों ये पॉलन ट्यूब बढ़ना शुरू करता है, त्यों-त्यों सारा का सारा जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल था उसका, पॉलन ग्रेन का, वो और उसमें जो ट्यूब सेल का ट्यूब न्यूक्लियस है, वो ये सारी संरचनाएं उसी में चली जाती हैं, किसमें, पॉलन ट्यूब में। ठीक, यानी कि पूरा साइटोप्लाज्म आ जाएगा, पॉलन वो ट्यूब न्यूक्लियस आ जाएगा, और दो मेल गैमेट जो बने हैं किससे, जनरेटिव सेल से, वो आ जाएंगे। ठीक, तो इतनी संरचना पॉलन ट्यूब में आ गई। ठीक, अब क्या है कि अगला जो स्टेप क्या होता है, वो होता है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू स्टाइल, यानी कि यहां जो दिख रहा है फिगर में। ठीक, यहां पे क्या हुआ है कि यहां से जर्मपोर से होते हुए पॉलन ट्यूब बाहर आ गए हैं, तो पॉलन ट्यूब के अंदर अभी देखिए कौन सी संरचना, ये दोनों जो छोटे छोटे दिख रहे हैं क्या है, मेल गैमेट है, और ये जो आगे सबसे दिख रहा है ये क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है, और इसके अंदर ये सभी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भरे हुए हैं, जो कि किसके हैं, पॉलन ट्यूब के हैं, ये सभी भरे हुए हैं। ठीक, तो अब क्या है, यहां तक का तो सफर तय हो जाता है पॉलन ट्यूब के द्वारा। लेकिन अब इसके बाद एक और चीज समझिए, जो चौथा स्टेप है, जब ग्रोथ होता है पॉलन ट्यूब का, किसके थ्रू, स्टाइल के थ्रू, यानी वर्तिका से होते हुए, जब पॉलन ट्यूब सीधे स्टिग्मा से होते हुए, वर्तिका से होते हुए कहां इसको पहुंचना है, इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर जो ये है एम्ब्रियो सैक है, वहां पहुंचना है। तो जब स्टाइल से होते हुए इसका क्या हो रहा होता है, ग्रोथ हो रहा होता है, सीधे धीरे धीरे बढ़ रहा होता है वो पॉलन ट्यूब, तो यहां पर दो तरह के स्टाइल का सामना उसे करना पड़ता है। तो यहां पे स्टाइल देख सकते हैं, दो तरह के स्टाइल हैं, ये दोनों फिगर बनाया गया जिसमें स्टिग्मा और स्टाइल को दिखाया गया है, अभी समझ में आ जाएगा। तो एक जगह देख रहे हैं लिखा है क्या,
हॉलो स्टाइल, और दूसरी जगह क्या लिखा है, सॉलिड स्टाइल। सीधा सा समझिए कि स्टाइल के अंदर अगर कुछ नहीं भरा है, खाली जगह है, यानी कि बाहरी जो आवरण है एपिडर्मिस का, उसके अलावा अंदर खाली है पूरा, तो वो कैसा स्टाइल है, हॉलो स्टाइल है, यानी खोखला वर्तिका या खोखली वर्तिका। ठीक। और यदि उसके अंदर एपिडर्मिस का लेयर जो है उसके अंदर कोशिकाओं का गुच्छा भरा हुआ है, यानी टिश्यू और सेल्स भरे हुए हैं, तो कैसा हो जाएगा, सॉलिड स्टाइल हो जाएगा, यानी कठोर या ठोस वर्तिका। ठीक। तो जब ये पॉलन ट्यूब उस स्टाइल से होकर के बढ़ता है, ग्रोथ करता है, तो उसको इन दो प्रकार के स्टाइल का सामना करना पड़ता है। तो अब पहले स्थिति में समझिए कि जब पॉलन ग्रेन जो है, मान लीजिए इस पे आके पहुंचा, ठीक, यहां आया, ये पॉलन ग्रेन एक बना लेते हैं, मान लीजिए यहां आ गया इस प्रकार के स्टाइल पे, और ये जर्मिनेट करना शुरू किया। तो जर्मिनेट मान लीजिए यहां से पॉलन ट्यूब को आगे बढ़ाते हैं, तो यहां पे देख रहे हैं ये खाली जगह है, इसको रोकने वाला जो रुकावट है वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए ये बहुत ही आसानी से नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, किधर, ओवेली की तरफ या ओवील की तरफ कह सकते हैं। और जो मेल गैमिट हैं वो इसमें आ जाएंगे और ट्यूब न्यूक्लियस भी आ जाएगा छोटा सा। ठीक। अब बात करते हैं इसकी, अगर मान लीजिए यहां पे पॉलन ट्यूब आकर के यहां चिपक गया और यहां पे इसका अंकुरण होना शुरू हुआ, यहां पे इसका अंकुरण होना शुरू हुआ, यानी जर्मिनेशन शुरू हुआ, तो क्या होगा वो समझिए। जैसे यहां पर तो हॉलो स्टाइल था, इसलिए किसी भी कोशिका से इसका सामना नहीं हुआ, बहुत ही आसानी से बढ़ता हुआ चला गया। लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं क्या करेंगी, इसको रोकेंगी, चारों तरफ से दबाव बनाएंगी इसके ऊपर, ठीक, पॉलन ट्यूब के ऊपर। तो अब ये पॉलन ट्यूब आगे तो बढ़ेगा ही, तो कैसे आगे बढ़ेगा, इन कोशिकाओं को हटाते हुए साइड से इनके आगे बढ़ेगा ना, तो कुछ ऐसे आगे बढ़ेगा, ये मान लीजिए साइड से हटाते हुए ऐसे आगे बढ़ रहा है ये पॉलन ट्यूब, क्लियर, ऐसे उनको हटाते हुए दोनों तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब ये समझिए कि इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं आ गई हैं, यहां पे है दोनों मेल गैमिट, और यहां पे ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और यहां पे इसका साइटोप्लाज्म भी आ गया है। ठीक। तो अब जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो इनको कोशिकाओं को हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों तरफ से कोशिकाएं भी इन पर दबाव डालेंगी। तो जब दबाव डालेंगी तो ये काफी हद तक संभव है कि ये जो मटेरियल इसके अंदर आए हैं ये कहीं पे रुक जाए। मान लीजिए इधर से ये दब जाए दीवार, ये मान लीजिए यहां पर ये दीवार ऐसे करके ऐसे दब जाए, कुछ ऐसे, ठीक। तो ये मटेरियल इधर ही रह गए और कुछ मटेरियल ऊपर ही छूट जाएंगे, या कह सकते हैं कि बैकवर्ड फ्लो हो जाएगा। जो मटेरियल आए हुए हैं उसमें से आधे मटेरियल इधर रह जाएंगे और आधे मटेरियल ऊपर वापस भेज दिए जाएंगे। ऐसा काफी हद तक ऐसी संभावना बन सकती है, ठीक। तो इसी बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए, या कह सकते हैं जो भी मटेरियल उस पॉलन ट्यूब में आए हैं उनको एक साथ इकट्ठा टिप पे, उसके शीर्ष पे या टिप पे रखने के लिए, इन दोनों सुविधाओं के लिए इसमें समय समय पे एक निश्चित अंतराल पे क्या बनता है, प्लग बनता है। वो प्लग क्या होता है वो देखिए। तो यहां पे एक पॉलन ट्यूब बना देते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्टिग्मा है, यहां पे पॉलन बढ़ना शुरू किया है पॉलन ट्यूब, और ये ग्रोथ कर रहा है, ठीक, ग्रोथ कर रहा है मान लीजिए। तो एक निश्चित अंतराल पे इस पे क्या होता है, यहां मान लीजिए ग्रोथ करना शुरू किया और इसमें यहां पे आ गए क्या, ये दो क्या आ गए, मेल गैमिट, एक मान लीजिए ट्यूब न्यूक्लियस आ गया, और इसके साथ ही साथ इसके साइटोप्लाज्म भी आ गए हैं इसके अंदर, यानी कि इतने ही दूर में ये सभी संरचनाएं आ गई हैं। अब क्योंकि ये दोनों तरफ से कोशिकाएं अगर दबाव डालेंगी, ये दोनों तरफ से मान लीजिए कोशिकाएं ऐसे हैं, इसके ऊपर दबाव डालेंगी, तो ये क्या होगा, पिचक करके वापस भी जा सकता है मटेरियल, या आधे में कट भी सकता है, आधा ऊपर आधा नीचे रह सकता है। तो इसकी सुविधा को बनाए रखने के लिए, यानी कि ये सभी मटेरियल को एक साथ इकट्ठा रखे रहने के लिए और वापस न जाने देने के लिए क्या होता है कि जगह जगह पे इनका एक प्लग बन जाता है, ऐसे एक प्लग का निर्माण हो जाता है, और इस प्लग का नाम है, इस प्लग को कहते हैं कैलोज प्लग।
तो कैलोज प्लग्स इसका नाम है। हर एक निश्चित अंतराल पे बनते रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहां से थोड़ा सा और ये पॉलन ग्रेन कोई आ गया यहां, जैसे मान लीजिए एक और पॉलन ट्यूब यहां पे दिखा रहे हैं, तो ये मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, तो ये जो ये प्लग है जिसको कैलोज प्लग लिखे हैं, ये मान लीजिए यहां बना था, ठीक। और अब जो ये है मेल गैमेट और ये ट्यूब न्यूक्लियस, वो मान लीजिए अभी यहां आ गए हैं, यानी कि हमेशा वो टिप पर ही रहेंगे। और इसके साथ थोड़ा सा इनका साइटोप्लाज्म आ गया है, यहां पे साइटोप्लाज्म मान लीजिए आ गया। तो ये फिर से कैलोज जो प्लग है, कैलोज जो प्लग है वो अभी यहां बन जाएंगे। जस्ट इसके बाद जहां पे मटेरियल जहां तक भरे हैं उसके जस्ट ऊपर ये एक और प्लग बन जाएंगे, यानी कि ये निश्चित अंतराल पर एक एक करके बनते रहते हैं। इनका नाम है क्या, कैलोज प्लग्स, जो बने होते हैं कैलोज नामक पॉलीसेकेराइड से, जो कि पॉलन ट्यूब के दीवारों पर स्थित होते हैं। इनका काम ही यही होता है कि ज्यों-ज्यों उसके मटेरियल यानी कि जो मेल गैमेट है और ट्यूब न्यूक्लियस ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते रहते हैं अपने साइटोप्लाज्म के साथ, त्यों-त्यों वो जगह जगह पे एक सेप्टम की तरह कह सकते हैं प्लग बना बना करके उनको एक साथ रखते हैं और टिप पे रखते हैं। इससे होता क्या है कि वो एक साथ टिप पर रहते हैं, और दूसरा कि वापस फिर से दबाव कितना भी पड़े दोनों तरफ से, वापस फिर से बैकवर्ड उनका फ्लो नहीं होता है, ठीक। तो ये कंडीशन है जो कि हैंडल होता है किसके द्वारा, ये जो कैलोज प्लग हैं उनके द्वारा, ठीक। अब इसके बाद ये जो पॉलन ट्यूब है ये बढ़ते हुए यहां तक पहुंचता है, और इसके लिए 3 रास्ते होते हैं अंदर प्रवेश करने के लिए। ओव्यूल के अंदर इसको प्रवेश करना है तो या तो ये चलाजा की तरफ से आ जाए, ये क्या है, चलाजा है। दूसरा या तो इंटुगमेंट की तरफ से आ जाए, ये क्या है, दोनों आवरण इंटुगमेंट है। और या तो माइक्रोपाइल की तरफ से आ जाए, नीचे का जो छिद्र है वो माइक्रोपाइल है। तो 3 कंडीशन होते हैं ये पॉलन ट्यूब के प्रवेश करने के, किसमें, ओव्यूल के अंदर। तो अब देखते हैं उन तीनों कंडीशन के आधार पे क्या क्या नाम होता है इसका, इन घटनाओं का। इवेंट्स आफ्टर पॉलिनेशन के अंतर्गत अगला जो इवेंट है वो है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल, यानी बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश। अब देखिए ज्यों ज्यों पराग नलिका स्टाइल से होते हुए नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करेगी तो अंततः उस पराग नलिका को पहुंचना कहां है, इस एम्ब्रियो सैक में, यानी भ्रूण कोश में। भ्रूण कोश ये है, और इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं हैं इसको बहुत ही डिटेल में हम लोग पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। तो यहां ये एग सेल दिख रहा है, अब इसका नामकरण यहां नहीं किए हैं, इसको बाहर अभी बनाएंगे जब थोड़े बड़े से आकृति में, तब वहां सारी चीजें और क्लियर होंगी। तो यहां पे जो एग सेल है बीच में, ये एग सेल वास्तव में क्या है, फीमेल गैमिट, और यहां पे ये जो दोनों दिख रहे हैं वो क्या है, मेल गैमिट। तो ये मेल गैमिट को पहुंचना है फीमेल गैमिट के पास, यानी कि कह सकते हैं कि अंततः जो पॉलन ट्यूब है उसको पहुंचना है एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो एम्ब्रियो सैक जो है किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर है। तो सबसे पहले ओव्यूल के अंदर पहुंचेगा ये पॉलन ट्यूब, उसके बाद तब पहुंचेगा एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक। तो अब उस ओव्यूल के अंदर पहुंचने के इस पॉलन ट्यूब के 3 रास्ते हैं। एक तो या तो ये सीधे चला है, ये जब बढ़ करके ये यहां से बढ़ते हुए या तो यहां से चला है, तो ये वास्तव में कहां से आएगा अंदर, चलाजा से, चलाजा से चला है पहला रास्ता। दूसरा कि या तो ये यहां से बढ़ता हुआ आए ये पॉलन ट्यूब, और या तो इधर से एंट्री कर दे, या इधर से आए इधर से एंट्री कर दे, यानी कि इंटुगमेंट से होते हुए एंट्री कर दे, अध्यावरण से होते हुए वो अंदर प्रवेश कर दे, दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका या तीसरा रास्ता क्या हो जाएगा कि ये पॉलन ट्यूब यहां से होते हुए ऐसे बढ़ते हुए आए पूरा राउंड लेकर के इस ये जो छिद्र दिख रहा है जिसका नाम लिखा गया माइक्रोपाइल, जहां पर इंटुगमेंट का जो आवरण है वो इनकम्प्लीट होता है, तो वहां से वो प्रवेश करके अंदर चला जाए, तीसरा तरीका है, ठीक। तो इन तीनों रास्तों के आधार पर जो पॉलन ट्यूब के अंदर प्रवेश करने के, ओव्यूल के अंदर प्रवेश करने के जो तीनों रास्ते हैं, इनके आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है इसको, ठीक। जो प्रवेश है बीजांड के अंदर पॉलन ट्यूब का, उसको 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला क्या है, चलाइजोगैमी, दूसरा है मीजोगैमी, और तीसरा है पोरोगैमी। तो एक पहले से शुरू करते हैं। पहला है चलाइजोगैमी, या हिंदी क्या दे देंगे, निभागी प्रवेश। तो चलाइजोगैमी नाम से ही क्लियर है कि जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर चलाजा से होते हुए प्रवेश करे तो उस प्रकार के प्रवेश को कहते हैं चलाइजोगैमी या निभागी प्रवेश,
ठीक, क्योंकि चलाजा का हिंदी हो जाएगा निभाग, और निभाग से होते हुए यानी चलाजा से होते हुए यहां से प्रवेश करे ओव्यूल के अंदर तो क्या हो जाएगा वो निभागी प्रवेश या चलाइजोगैमी। तो यहां वही लिखा गया है, देख सकते हैं कि पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में चलाजा से होकर प्रवेश यानी पराग नलिका का बीजांड में चलाजा यानी निभाग से होते हुए प्रवेश, इसे कहते हैं चलाइजोगैमी या निभागी प्रवेश। क्लियर। अगला है कि यदि अध्यावरण से होते हुए यानी कि ये जो इंटुगमेंट लिखा गया है उसका हिंदी क्या होता है अध्यावरण, तो यदि वहां से होते हुए प्रवेश करता है अंदर पॉलन ट्यूब तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मीजोगैमी या अध्यावरणीय प्रवेश। तो कह सकते हैं सीधा सा कि जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर इंटुगमेंट यानी अध्यावरण से होते हुए प्रवेश करता है तो इस प्रकार के प्रवेश को कहते हैं मीजोगैमी या अध्यावरणीय प्रवेश। क्लियर। तो यहां वही लिखा गया है कि पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में इंटुगमेंट से होकर प्रवेश या पराग नलिका का बीजांड में अध्यावरण से होते हुए प्रवेश, इस प्रकार के प्रवेश को कहते हैं मीजोगैमी या अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक। अगला है तीसरा प्रकार पोरोगैमी, पोर से बना हुआ छिद्र से, या कह सकते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। तो क्या हो जाएगा बीजांड द्वार से होते हुए अंदर प्रवेश, तो इस प्रकार के प्रवेश को कहेंगे पोरोगैमी। तो सीधा सा क्या कह सकते हैं कि जब पॉलन ट्यूब या पराग नलिका ओव्यूल यानी बीजांड के अंदर माइक्रोपाइल से होते हुए, माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार से होते हुए अंदर प्रवेश करती है तो क्या कहते हैं उसे, तो कहते हैं उसे पोरोगैमी या बीजांड द्वारी प्रवेश, यानी कि यहां से बढ़ते हुए सीधे एक राउंड लेकर के और इस छिद्र से अंदर जाए। ठीक। तो यहां वही लिखा गया है कि पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में माइक्रोपाइल से होकर प्रवेश, या कह सकते पराग नलिका का बीजांड में बीजांड द्वार से होते हुए प्रवेश, इस प्रकार के प्रवेश को कहते हैं पोरोगैमी या बीजांड द्वारी प्रवेश। ठीक। और वास्तव में एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट कह सकते हैं, उसमें सबसे कॉमन जो प्रवेश है पॉलन ट्यूब का वो यही है पोरोगैमी, वो या हिंदी क्या कह सकते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। ठीक। ये एक फिगर है जिसमें आप लोग ये तीनों प्रकार के प्रवेश को, चलाइजोगैमी, मीजोगैमी और पोरोगैमी प्रकार के प्रवेश को आसानी से समझ सकते हैं इस फिगर की सहायता से। अगला पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, यानी जो भ्रूण कोश है उसके अंदर पराग नलिका का प्रवेश है। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश में पराग नलिका का प्रवेश। अब देखिए अभी हमने देखा कि पराग नलिका जो है ओव्यूल के अंदर 3 रास्तों से प्रवेश कर सकती है, जिसमें से क्या था चलाइजोगैमी, मीजोगैमी और पोरोगैमी, जिसमें से जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें जो पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में प्रवेश होता है वो पोरोगैमी टाइप का ही होता है सर्वाधिक, यानी कि जो पॉलन ट्यूब है वो कहां से होते हुए माइक्रोपाइल से होते हुए ओव्यूल के अंदर प्रवेश करता है। ठीक। तो यहां वही दिखाया गया है, यानी कि ये देख रहे हैं कि पॉलन ट्यूब यहां स्टाइल से होते हुए एक राउंड लेकर के यहां माइक्रोपाइल से होते हुए ओव्यूल के अंदर प्रवेश किया है, और जगह जगह पे ये छोटे छोटे जो प्लग बनाए गए हैं रेड कलर से, क्या लिखा गया कैलोज प्लग्स। ये वही प्लग्स हैं जिनके बारे में हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस किए थे। ये काम क्या करते हैं कि जो मटेरियल है पॉलन ट्यूब के अंदर, जो मटेरियल है 2 मेल गैमेट हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस है, उसको टिप पे, उसके पॉलन ट्यूब के टिप पे बांधे रखते हैं और उसके बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। ये दोनों काम करते हैं जो कि जगह जगह पे एक निश्चित अंतराल पे बनते जाते हैं कैलोज प्लग्स। ठीक। तो अब क्या है, ये इसके अंदर तो प्रवेश कर लिया ओव्यूल के अंदर, अब इसको किसके अंदर प्रवेश करना है एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो एम्ब्रियो सैक को जूम इन करके एक बड़ा सा यहां बना करके दिखाया गया है, जिससे चीजें और आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक। अब देखिए एक चीज यहां समझ लीजिए कि जो वो है पॉलन ट्यूब है ओव्यूल के अंदर चाहे जिस भी रास्ते से आए, चाहे चलाइजोगैमी के रास्ते से आए या मीजोगैमी के रास्ते आए या ये जो पोरोगैमी है उस रास्ते से आए, लेकिन जब भी एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगा तो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही होके जाएगा। माइक्रोपाइलर एंड ये है यानी जो माइक्रोपाइल की तरफ है, और चलाजल एंड ये है जो चलाजा की तरफ है। ठीक। यहां लिखा भी गया है ये चलाजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। क्लियर। तो अब क्या है कि मान लीजिए पॉलन ट्यूब यहां से होते हुए
यहां से होते हुए माइक्रोपाइलर एंड से या माइक्रोपाइल से होते हुए यहां पे तो आ गया, अभी यहां पे आ गया पॉलन ट्यूब। ठीक, अब यहां से वो 3 तरीकों से अंदर जा सकता है, तो वही 3 तरीके यहां बताए गए हैं। पहला क्या है कि एक तो ये तरीका है कि एग सेल यानी अंड कोशिका ये जो है और एक सिनर्जिड के मध्य से प्रवेश करे, यानी कि ये जो पॉलन ट्यूब है या तो यहां से होते हुए प्रवेश करे, यानी कि ये एक सिनर्जिड ये एक सेल, तो दोनों के बीच से यानी कि यहां से होते हुए प्रवेश करे, या तो एक सिनर्जिड ये है और एक सेल ये, तो यहां से होते प्रवेश करे। मतलब इन दोनों रास्तों में से किसी एक से होके प्रवेश करे, यानी कि एक सेल और एक सिनर्जिड के बीच से। ये पहला तरीका हो गया। ठीक, दूसरा कि या तो एम्ब्रियो सैक की भित्ति तथा सिनर्जिड के मध्य से प्रवेश करे। दूसरा जो तरीका है कि एम्ब्रियो सैक की भित्ति क्या है, ये जो भित्ति है, ठीक, एम्ब्रियो सैक की भित्ति यानी कि वॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक, वहां और किसी एक सिनर्जिड के बीच से होके जाए, यानी कि या तो ये भित्ति है और इसके, यानी कि यहां से होके जाए, यहां से बीच से होते हुए यहां निकल जाए, या तो यहीं से मुड़ करके यहां के इसके बीच से होके निकल जाए, यानी कि भित्ति और सिनर्जिड के बीच से होकर के निकल जाए। ये दूसरा तरीका है। ठीक, और तीसरा जो रास्ता है उसके पॉलन ट्यूब के एम्ब्रियो सैक में प्रवेश के, वो है कि एक सिनर्जिड को बेधती हुई यानी पेनिट्रेट करती हुई, उसको छेदती हुई और उसके भीतर से होकर के एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करे, यानी कि किसी एक सिनर्जिड को छेद दे, है ना, बेधती हुई और इसको पेनिट्रेट करती हुई यानी छेदती हुई इसके अंदर से प्रवेश करे एम्ब्रियो सैक में। ये एक तरीका है। तो वास्तव में यही वो तरीका है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है किसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में, यानी कि सिनर्जिड सेल को ही बेध करके ये एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है जो पराग नलिका है वो, या पॉलन ट्यूब। ठीक, तो अब देखिए उसको समझते हैं क्या है। तो इतना समझिए कि जो ये प्रत्येक जो सिनर्जिड है इसके एंड पे, ये माइक्रोपाइलर एंड पे या बेस पे कह सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे उंगलियों जैसे, ऐसे छोटे छोटे उंगलियों जैसे कठोर प्रवर्ध निकले होते हैं या कठोर आउटग्रोथ निकले होते हैं। फिर से समझिए कि प्रत्येक जो सिनर्जिड्स है यानी कि प्रत्येक जो सहायक कोशिका है उसके बेसल एंड पे या कह सकते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ छोटे छोटे उंगलियों जैसे कठोर या रिजिड प्रवर्ध या आउटग्रोथ निकले होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, जिनको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस हिंदी हो जाएगा तंतुमय उपकरण। फिर से समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर से समझिए कि जो तीसरा तरीका है कि सिनर्जिड को बेधती हुई पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है एम्ब्रियो सैक के, वास्तव में वही तरीका सबसे ज्यादा देखा जाता है किसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में, या कह सकते हैं उसी तरीके से फ्लावरिंग प्लांट में ये एंट्री करते हैं एम्ब्रियो सैक में। फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो एम्ब्रियो सैक में जो एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की, वो यही तीसरे तरीके से होती है कि सिनर्जिड सेल को बेधते हुए वो अंदर जाते हैं किसमें, एम्ब्रियो सैक के। ठीक, तो अब क्या है, इसको समझिए होता कैसे है। तो सबसे पहले समझिए कि दोनों सिनर्जिड जो सेल हैं यानी कि सहायक कोशिकाएं, उनके बेसल एंड पे, उनके बेस पे या कह सकते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ छोटे छोटे उंगलियों जैसे रिजिड यानी कठोर प्रवर्ध निकले होते हैं या आउटग्रोथ निकले होते हैं, जिनको फिलीफॉर्म एपरेटस या तंतुमय उपकरण कहते हैं। ठीक, और वास्तव में यही तंतुमय उपकरण या फिलीफॉर्म एपरेटस इस पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाते हैं या इसका मार्गदर्शन करते हैं और इसको मार्गदर्शित करते हुए, इसका दिशा निर्देश करते हुए अंदर की तरफ ले जाते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश कराते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब ये इसके एंड पे आ जाता है पॉलन ट्यूब, तो वास्तव में होता क्या है कि इसको, ये एक सिनर्जिड को, किसी एक को या इसको उसको बेधता है यानी पेनिट्रेट करता है, और जिस समय पेनिट्रेट करता है उसी समय ये जो कोशिका है वो मान लीजिए अब यहां से है, ये अंदर पेनिट्रेट किया इसके, ये यहां तक ज्यों ही बढ़ा तो क्या हुआ कि ये अगला जो हिस्सा है, अगला दीवार जो है इसका, वो घुल जाता है। किसका, ज्यों ही पॉलन ट्यूब एक सिनर्जिड को, किसी एक सिनर्जिड को पेनिट्रेट करता है यानी छेदता है या बेधता है,
उसी समय उसकी अगली दीवार जो है, टिप की दीवार, वो घुल जाती है। और घुलने के बाद क्या होता है कि अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, एक तरफ ये आगे बढ़ता है, ये एक तरफ इसको हटा देते हैं, ये एक तरफ ये आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है सिनर्जिड के, वही इसको दिशा निर्देशित करते हुए एक निश्चित दिशा में ले जाते हैं अंदर की तरफ। यानी कि दिशा निर्देश जो करते हैं पॉलन ट्यूब का, वो कौन करते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि उंगलियों जैसे प्रवर्ध हैं, किसके बेस पे? सिनर्जिड के। ठीक। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो ही ये इसको बेचता है तो ये सिनर्जिड क्या होते हैं? डेड करना शुरू कर देते हैं, यानी कि क्या होते हैं? नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे ये नष्ट हो जाते हैं, इनकी दीवार क्या होती है? ऐसे घुल जाती है, यानी फट जाती है। और यहीं से होते हुए उसी समय इसकी दीवार भी घुली हुई है, और जब घुल गई है तो इसमें जो दो मेल गैमिट हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। दो मेल गैमिट स्वतंत्र हो जाते हैं। इसको हटा देते हैं। दो मेल गैमिट स्वतंत्र हो गए। तो अब क्या है कि एक मेल गैमिट इधर मूव करना शुरू कर देगा और एक मेल गैमिट यहीं रहेगा। तो दूसरा मेल गैमिट मान लीजिए यहां मूव करके यहां चला आया, ठीक, यानी कि ये वहां पहुंच गया और एक मेल गैमिट यहीं रह गया। तो अब एक मेल गैमिट इससे, यानी कि ये क्या है? एग सेल है, और ये एक मेल गैमिट है, एक मेल गैमिट है, यानी कि फर्स्ट मेल गैमिट ये है और ये दूसरा मेल गैमिट ये है। दो मेल गैमिट्स हैं। तो एक मेल गैमिट इस एग सेल से फर्टिलाइज होकर के, यानी कि इसको फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा? जाइगोट बना लेगा। और दूसरा जो मेल गैमिट है यहां पे जो दूसरा मेल गैमिट है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, यानी पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होगा, उसको फर्टिलाइज करके और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेगा, जिसको हम लोग देखेंगे अभी फर्टिलाइजेशन में। ठीक। तो यहां तक क्या है वो समझ लीजिए एक बार फिर से। थोड़ा सा नया है, उलझाऊ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ कि जो तीसरा तरीका है एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करने का पॉलन ट्यूब का, वो है क्या है कि एक सिनर्जिड को बेध करके, जो पॉलन ट्यूब है एक सिनर्जिड को बेधता है और क्या करता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करता है, उसको आर पार छेदते हुए या बेधते हुए। ठीक। तो इसके अंतर्गत क्या है कि ये देख रहे हैं एक एम्ब्रियो सैक है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चैलाजल एंड है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होते हैं? एक बड़ा सा एग सेल है और दो छोटे छोटे सिनर्जिड या सहाय सेल है। ठीक। अब क्या होगा कि जब पॉलन ट्यूब इसके अंदर आया तो अभी बताया गया कि जो सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं उनके माइक्रोपाइलर एंड पे या बेस पे क्या होता है? वो जो छोटे छोटे उंगली जैसे रिजिड या कठोर प्रवर्ध निकले होते हैं, जिसको फिलीफॉर्म एपरेटस या तंतुमय उपकरण कहते हैं। ठीक। और वास्तव में यही तंतुमय उपकरण या फिलीफॉर्म एपरेटस इस पॉलन ट्यूब का मार्गदर्शन करते हैं या दिशा निर्देश करते हैं, किस लिए? एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करने के लिए। ठीक। तो अब क्या होता है कि ये पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ आता है और किसी एक सिनर्जिड सेल को पेनिट्रेट करता है, यानी बेधता है। और उसी समय ये क्या करते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस अपना काम करना शुरू करते हैं और उसका दिशा निर्देश करते हुए अंदर की तरफ ले जाते हैं, एम्ब्रियो सैक की तरफ ले जाते हैं। और उसी समय जिस समय ये पेनिट्रेट करता है सिनर्जिड को, वो सिनर्जिड दूसरी तरफ क्या करता है? नष्ट हो जाता है, यानी कि उसकी दीवार जो है रप्चर कर जाती है, उसकी दीवार भी और पॉलन ट्यूब की भी दीवार। ज्यों ही पेनिट्रेट करता है ये सिनर्जिड को, त्यों ही पॉलन ट्यूब की भी दीवार रप्चर कर जाती है और वहां से दोनों जो मेल गैमिट है स्वतंत्र होते हैं, जिसमें से एक मेल गैमिट एग सेल के पास छूट जाता है और दूसरा मेल गैमिट मूव करता हुआ कहां? पोलर न्यूक्लियाई के पास पहुंच जाता है। ठीक। तो यहां पर ये जो अभी देख रहे थे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, ये खत्म होता है। और वास्तव में खत्म क्या होता है? इवेंट्स आफ्टर पॉलिनेशन, यानी परागण के पश्चात होने वाली घटनाएं यहीं पर खत्म होती है। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद ये दोनों मेल गैमिट क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो यानी कि अगला जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। अगले वीडियो में फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।